कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं श्री प्रयाग शुक्ल जी। तो आइए पाठ को शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि इस पाठ का विषय क्या है। जैसा कि हमें शीर्षक से पता चलता है, पाठ हमारे भोजन के विषय में है, यानी पाठ का शीर्षक है खाने से संबंध। खाना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है रोटी यानी खाना, कपड़ा और घर यानी शरण या आसरा या शेल्टर। तो लेखक ने यहाँ यही बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में जैसे हमारे देश ने प्रगति की है, तो हमारी संस्कृति में उस प्रगति के फलस्वरूप कुछ न कुछ बदलाव आए हैं और इस बदलाव की वजह से हमारे भोजन की संस्कृति में भी बदलाव आए हैं और इन बदलावों के विषय में ही लेखक ने यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से चर्चा की है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांबर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। तो इस पहले पैराग्राफ में लेखक हमें यही बताते हैं कि देश में हुई प्रगति की वजह से क्या हुआ है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में हमारे भोजन की संस्कृति में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। सबसे पहला बदलाव क्या आया है कि दक्षिण भारतीय व्यंजन यानी इडली, डोसा, वड़ा, सांबर, रसम जो केवल दक्षिण भारत में ही पहले से मिला करता था, अब वह उत्तर भारतीय शहरों में भी आराम से मिल जाता है। और इसी तरह उत्तर भारत में मशहूर ढाबा संस्कृति यानी उत्तर भारत में जिस प्रकार जगह जगह ढाबे मिलते हैं, वो सब अब कुछ दक्षिण भारत में भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब अगर आप दक्षिण भारत में भी कहीं पर हैं तो आपको उत्तर भारतीय भोजन जैसे रोटी दाल साग आराम से कहीं पर भी मिल जाएगा। इन सब खानों के साथ साथ हमारे भोजन में एक नया अवयव जुड़ा है जिसका नाम है फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन। जो जल्दी बन जाता है वो भोजन है फास्ट फूड और इसका चलन बड़े शहरों में मुख्यतः ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बड़े शहरों में लोगों के पास न भोजन पकाने का समय है और न भोजन खाने का समय है, इसलिए ऐसे भोजन का चलन बढ़ गया है जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इन भोजनों में मुख्यतः बर्गर और नूडल्स जैसी चीजें शामिल हैं और एक जमाने में नूडल्स जो कि चाइना से भारत में आए हैं या जिनकी उत्पत्ति चाइना से मानी जाती है, उनके बारे में सब लोगों को पता नहीं था, पर आज के परिप्रेक्ष्य में हर कोई चाइनीज नूडल्स के बारे में जानता है। आगे 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेटबंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो आप सबको भी पता है 2 मिनट्स नूडल्स हम सभी खाते हैं, तो हमें पता है क्योंकि इनके बारे में हमारे मीडिया की वजह से आज बच्चे बूढ़े सभी अच्छी तरह से जानते हैं। समाचार में और टीवी में विज्ञापनों के द्वारा ये सब लगातार दिखाया जाता है, जिससे कि इसके बारे में सभी परिचित हैं। इसी प्रकार आलू के चिप्स भी, उनसे भी विज्ञापनों की बदौलत सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। भले ही किसी स्थान में स्थानीय नमकीन जो है वो कई प्रकार की है और वो अभी भी वहां मिलती है, लेकिन वहां पर इतना स्थानीय नमकीन जैसा पुराना नाश्ता होने के बाद भी घर घर में लोग आलू के चिप्स ला रहे हैं और खा रहे हैं, क्योंकि उसका विज्ञापन बहुत अधिक हो रहा है, इसलिए लोगों को उसके बारे में ज्यादा पता है। आगे लेखक लिखते हैं, गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। तो लेखक आगे क्या कहते हैं कि गुजरात में मिलने वाला ढोकिया और गाठिया जो कि गुजरात की डिशेज हैं, जो गुजरात के व्यंजन हैं, ये देश के कई हिस्सों में अब स्वाद लेकर खाए जाते हैं, सब जगह आराम से मिलते हैं, लोग इन्हें खाते हैं। और इसी तरह बंगाली मिठाइयाँ जो केवल पहले से बंगाल में ही मिला करती थी और कई बड़े शहरों में इनकी दुकानें थी, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में नहीं थी,
तो इन बंगाली मिठाइयों की लोग चर्चा कर कर ही रह जाते थे, क्योंकि हर जगह तो मिलती नहीं थी। लेकिन आज क्या है कि बंगाली मिठाइयाँ जो है केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में हर जगह आराम से मिल जाती हैं, इसलिए लोग इनका खूब आनंद उठाते हैं। आगे, यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में मिलने वाले भोजन भी अब हर प्रदेश में मिल जाते हैं आसानी से, और ये भोजन धीरे धीरे मध्यम वर्ग के जीवन में अपनी जगह बना रहा है। आगे कुछ चीजें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। तो लेखक आगे और क्या बताना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ है। एक तो ये हुआ है कि प्रत्येक प्रदेश का भोजन दूसरे प्रदेश में अब आसानी से मिल जाता है। दूसरा, फास्ट फूड का चलन जो है, यानी तुरंत भोजन का चलन हमारे बड़े शहरों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तीसरा, लोगों को अब दूसरे प्रदेश का भोजन दूसरे प्रदेश में मिल जाने से उस भोजन के बारे में चर्चा ही नहीं करनी पड़ती, अर्थात वो भोजन उनके प्रदेश में भी मिलता है तो वह उसे खाकर उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और चौथा क्या हुआ है कि अंग्रेजी समय तक, यानी अंग्रेजों के जमाने में जब भारत में अंग्रेजों का राज था, उस समय तक जो ब्रेड केवल अंग्रेजों को या फिर जो बड़े ऊंचे पद में लोग होते थे उनके परिवारों को ही मिलती थी, अब वह कस्बों में और गांवों में घर घर में पहुंच चुकी है और लोग उसका आनंद उठाते हैं, सेक कर तल कर उसे खाते हैं। आगे, खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। तो आगे लेखक क्या कहते हैं कि हमारे खान पान की जो ये संस्कृति बदल गई है, जो कुछ नए अवयव हमारे भोजन में जुड़ गए हैं। अभी तक तो हमने क्या बात करी, हमने सिर्फ उन अवयवों की बात करी जो हमारे भोजन में जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर लेखक उन अवयवों के बारे में भी बात करता है जिनके कि हमारे भोजन में जुड़ने की वजह से हमारे भोजन के जो पुराने कुछ अवयव हैं वो छूटते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि पहले के स्थानीय व्यंजनों के विषय में आज की युवा पीढ़ी बहुत कम जानती है, क्योंकि वो नई संस्कृति से ज्यादा प्रभावित है, तो वो नई तरह के इन भोजनों का स्वाद लेना ज्यादा पसंद करती है। और इसीलिए क्या हो रहा है कि किसी स्थान विशेष में मिलने वाले स्थानीय व्यंजन जो है वो उनकी संख्या जो है अब वो घटती जा रही है और वो कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। जैसे अगर आप कभी बम्बई चले जाए तो वहां पर मिलने वाली पाव भाजी और दिल्ली में मिलने वाले छोले कुलचे तो बहुत ज्यादा मशहूर है और इनके जो खाने वाले हैं उनकी संख्या में वृद्धि तो हुई है, लेकिन पाव भाजी और छोले भटूरों के साथ साथ कई ऐसे अन्य व्यंजन भी हैं जो कि दिल्ली और मुंबई में मिलते हैं और बहुत ज्यादा पुराने समय में मशहूर थे, लेकिन आज की जनरेशन यानी आज की जो युवा पीढ़ी है उनको इन व्यंजनों में अब धीरे धीरे कोई भी मजा नहीं आता है या फिर इनके बारे में उनकी जानकारी कम होती जा रही है, क्योंकि वो क्या है जो नए भोजन के अवयव हमारे भोजन में जुड़ रहे हैं उनको खाने में उन्हें ज्यादा रुचि है या उस भोजन को खाने में वो ज्यादा मजा लेते हैं। तो इसीलिए वो प्राचीन समय से चले आ रहे भोजन के पुराने कुछ व्यंजनों को भूल गए हैं, उनके बारे में वो ज्यादा जानते नहीं, इसीलिए ये व्यंजन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं या लुप्त होते जा रहे हैं। और जानने वाले लोग तो ये भी बताते हैं कि आगरा में जो मशहूर पेठा होता है आगरा का और नमकीन होती है, और इसी तरह मथुरा में मिलने वाले जो पेड़े होते हैं उनकी गुणवत्ता में भी कमी आई है, उनकी क्वालिटी भी थोड़ा गिर गई है, यानी जितना अच्छा वो पहले मिला करते थे उतना अच्छा वो आज के समय में नहीं मिलते।
आगे बढ़ते हैं। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। तो एक वजह तो यह है कि हमारे भोजन के अवयव जो है वो घट रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो इन भोजनों में अब रुचि नहीं ले रही है। उसे नए जमाने के भोजन अच्छे लग रहे हैं या नए जो हमारी संस्कृति के साथ जो नए अवयव जुड़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के कह लीजिए, या फिर मिश्रित एक जो संस्कृति विकसित हो रही है उसके जो अवयव जुड़ गए हैं वो लोगों में ज्यादा प्रचलित होते जा रहे हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी में। और इसलिए क्या हो रहा है, पुराने व्यंजनों को लोग भूलते जा रहे हैं। और दूसरी बात क्या हुई है कि मौसम और ऋतुओं के अनुसार मिलने वाले जो फल और खाद्यान्न थे, जिनसे कि उसी विशेष समय पर कुछ विशेष चीजें बनाई जाती थी या खाने पीने का सामान बनाया जाता था, तो उन्हें बनाने के लिए अब गृहिणियों के पास समय नहीं है, क्योंकि वे भी काम करती हैं। सारी महिलाएं आजकल जो है वो सारी वर्किंग विमेन्स हैं, सारी महिलाएं नौकरी करती हैं, काम करती हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है कि किसी विशेष समय पर मिलने वाले चीज़ों के वो कुछ विशेष व्यंजन बना सकें। इसलिए भी व्यंजनों की संख्या कम हो गई है। जैसे खरबूजे के बीज गर्मियों में मिलते हैं, खरबूजा गर्मियों में मिलता है और उसके बीजों को सुखाकर छीलकर उससे कई तरह की व्यंजन बनाए जाते हैं, बर्फी बनाई जाती है और भी कई तरह के व्यंजनों में उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आजकल के महिलाएं या आजकल के जो लोग हैं उनके पास समय नहीं है, सब कोई काम करते हैं, तो उनके पास समय नहीं है कि वे खरबूजे के बीजों को छीलें और फिर उसके व्यंजन बनाएं। इसलिए क्या हो रहा है कि खरबूजे के बीज से बनने वाले व्यंजन जो है उनमें कमी आ गई है या वो गायब से ही हो गए हैं, क्योंकि उनको सिखाना, छीलना, फिर उनको कूटना, इन सब का समय लोगों के पास नहीं है। तो एक वजह ये भी है कि हमारे भोजन में जो पुराने व्यंजन है उनकी संख्या में लगातार कमी आती जा रही है। आगे लेखक कहते हैं, यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें पकाने में सुविधा हो। तो एक बात तो ये है कि स्थानीय व्यंजनों में कमी आ रही है, और दूसरी बात क्या है कि विदेशी व्यंजनों में भी या देशी व्यंजनों में भी केवल वे ही व्यंजन मुख्यतया पकाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं जिनको पकाना और बनाना बहुत ज्यादा आसान है। अब अगर आप देखिए कि जो इडली बनाई जाती है उसको बनाने का तरीका बहुत कठिन है। पहले आप चावल को भिगाइए, फिर दाल को भिगाइए, फिर उनको अलग अलग पीसिए, फिर उसमें भी एक निश्चित अनुपात में दोनों को मिलाकर पीसना पड़ता है, फिर उसको खमीर उठाना पड़ता है, उसके बाद फिर तब जाके उससे इडली बनाई जाती है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग कैसा पसंद करते हैं कि वो बाजार में जो इंस्टेंट यानी तुरंत बनने वाले इडली के पैकेट आते हैं उनसे इडली बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है इतना लंबा तरीका करके वो इडली बनाए। इसलिए वो ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे कि वो इडली तुरंत बन जाए। इसी प्रकार के जो व्यंजन जो कि जल्दी बन जाते हैं उनके ही तरीकों को लोग भोजन के रूप में अपना रहे हैं, और ऐसे व्यंजन जिनको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, चाहे वो देशी हो चाहे फिर वो विदेशी हो, लोग उनको घर पर बनाना पसंद नहीं करते। विदेशी व्यंजन भी कई ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा लोगों में फेमस हैं, बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय हैं, लेकिन घर में क्योंकि उनको बनाने में ज्यादा समय लगता है, जैसे पिज्जा आदि घर में बनाने में ज्यादा समय लगता है, तो लोग क्या ज्यादा पसंद करते हैं कि वो बाहर से कहीं से पिज्जा खरीद के खा लें, लेकिन वो खुद घर में बना नहीं सकते क्योंकि उनके पास समय का अभाव है। तो लेखक यहाँ यही कहना चाहते हैं कि हम वही व्यंजन अपनी खाद्य संस्कृति में शामिल कर रहे हैं, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, जो कि जल्दी बनते हैं। आगे, जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें पकाने बनाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो लेखक आगे क्या कहते हैं
कि हम अपने घरों में वही देशी या विदेशी व्यंजन बनाना पसंद करते हैं जो कि जल्दी बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं। और दूसरी बात, जो जटिल प्रक्रियाओं से, जटिल यानी कठिन, जो व्यंजन कठिन तरीकों से बनते हैं उनको हम कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं यानी रेसिपी बुक्स जो होती हैं उनके द्वारा पढ़कर ही हम उन्हें बनाते हैं, क्योंकि समय नहीं है लोगों के पास इतना। शहरी जीवन में यानी शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में सिर्फ भागम भाग है। उन्हें सुबह काम पर निकलने की जल्दी होती है और फिर ऑफिस से घर आने की भी जल्दी होती है कई बार, लेकिन फिर भी वो रात में 8:30, 8, 9 बजे तक घर पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए इस स्थिति को देखते हुए लगता है कि ये ठीक भी है, ये स्वाभाविक है कि ऐसा होगा ही। लोगों के पास समय नहीं है तो वो कब भोजन बनाएंगे, इसलिए वो ऐसा ही भोजन बनाते हैं जो जल्दी बन जाए, जिसमें कम मेहनत लगे। और दूसरी वजह क्या है कि भोजन के कुछ व्यंजन हमारे भोजन से दूर होते जा रहे हैं कि महंगाई की वजह से भी क्या हो रहा है कि लोग भोजन के ऐसे व्यंजनों को बनाने से परहेज करते हैं या दूर रहते हैं जिनको बनाने में खर्चा ज्यादा आता है। जैसे आपको भी पता है कि मिठाइयाँ, अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो घरों में मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि त्योहार के समय में सारी मिठाइयाँ घर पे ही बनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई नहीं थी, तो मेवे, घी, शक्कर, ये सारी चीजें जो थी वो सस्ती मिलती थी, तो लोग खरीद के इनको घर में बनाते थे, उनके पास समय भी होता था। लेकिन आज के लोगों के पास पहले तो समय नहीं है, और जिनके पास समय है भी तो इतनी ज्यादा महंगाई है कि इन सब चीजों को बनाने के लिए लोग 4 बार तो सोचेंगे ही सोचेंगे, क्योंकि मेवे इतने महंगे हैं और इसके अलावा इन सब चीजों में लगने वाली जो अन्य चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगी हैं। इसलिए लोग इन सब चीजों को बनाने से अब परहेज करते हैं। आगे, खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। अभी तक तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? नकारात्मक पक्ष के बारे में हम ज्यादा बात कर रहे थे कि लोगों ने अपने भोजन में ऐसे व्यंजनों को बनाना छोड़ दिया है या नहीं बनाते जिनमें ज्यादा समय लगता है, जिनमें ज्यादा ऊर्जा लगती है, जो ज्यादा महंगे हैं। तो इस वजह से हमारे भोजन के पकवान कम होते जा रहे हैं। लेकिन अब लेखक किस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस मिश्रित संस्कृति की वजह से जो अच्छी बातें हुई हैं हमारे भोजन में, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। यही जो मैं आपको बता रही थी कि कामकाजी महिलाएं यानी जो महिलाएं नौकरी करती हैं या फिर जो गृहिणियां हैं यानी जो घर में रहती हैं, तो इस संस्कृति की वजह से क्या हुआ है कि उन्हें ऐसी विधियां मिल गई हैं कि ये जो विविध प्रकार के भोजन थे जिनमें बहुत ज्यादा समय लगता था, अब वे जल्दी बनने लगे हैं। इंस्टेंट वाली जो तरीके आ गए हैं, तुरंत बनने वाले जो तरीके आ गए हैं, उनकी वजह से एक तो गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के जीवन में थोड़ा आराम हो गया है कि उन्हें ऐसे तरीके मिल गए हैं जिनसे कि कठिन प्रक्रियाओं से बनने वाले भोजन भी जल्दी बन जाते हैं। फिर आगे लिखते हैं, नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। इस लाइन का अर्थ यह है कि जो विविध व्यंजन आज हमारे देश में आसानी से हमें मिल रहे हैं, या फिर जो हमारे देश के अन्य प्रदेशों के व्यंजन हैं जिन्हें हम अपने घर में आज आसानी से बना रहे हैं, वो हमें विशुद्ध रूप में प्राप्त नहीं है। अर्थात इडली और डोसा वगैरह या फिर चाइनीज नूडल्स या फिर पास्ता और पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें जब हम अपने घर में बना रहे हैं या भारत में जो हमें उपलब्ध हो रहा है, वो उसका विशुद्ध रूप नहीं है। आप जिस प्रकार से उनको बनाकर खा रहे हैं, और अगर आप असली किसी व्यंजन का उसी स्थान पर जाकर स्वाद लेंगे तो आपको स्वाद में बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा। यानी जो चाइनीज नूडल्स हम अपने घर में बनाकर खा रहे हैं या जो हमारे बाजारों में उपलब्ध है, अगर उन्हीं नूडल्स को हम चाइना में जाकर खाएं और वहां पर उनका स्वाद लें तो उनका स्वाद हमारे स्वाद से बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी कि हमें ये विविध व्यंजन इनके शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। शुद्ध रूप तो वही मिलेगा जहां पर कि ये असलियत में
बनाए जाते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाके इडली डोसा ये सब खाएंगे तो आपको वहाँ का स्वाद बिल्कुल अलग लगेगा, और जो वहाँ पर आपको स्वाद लगेगा वो स्वाद आपको यहाँ लगना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कई चीज़ों का फर्क पड़ता है। एक तो मौसम का फर्क पड़ता है, और दूसरा जो मसाले वगैरह यूज़ होते हैं या जो मसाले वगैरह भोजन को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं उनके स्वाद में अंतर है। साउथ इंडिया में जो यानी दक्षिण भारत में जो मसाले हमें मिलते हैं वो ज़्यादा शुद्ध होते हैं, क्योंकि कई चीज़ों का अंतर हो जाता है जब हम कोई व्यंजन किसी विशेष प्रदेश या फिर विशेष देश की जगह कहीं और खाते हैं, क्योंकि वहाँ के मौसम और पकाने के तरीके में और स्थितियों में इन सब चीज़ों में अंतर हो जाता है। तो इसलिए हमें वैसा शुद्ध स्वाद प्राप्त नहीं होता जैसा कि हमें वहाँ जाकर खाने में या जो वहाँ पर बनेगा उसमें जैसा स्वाद होता है वैसा हमें प्राप्त नहीं होता। निखालिस का मतलब होता है शुद्ध रूप। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। तो अब यह तीसरा सकारात्मक पहलू है। तीसरा सकारात्मक पहलू क्या है कि जब हमारी स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई उसके बाद हमारे देश ने धीरे धीरे विकास करना शुरू किया, तो देश में कई प्रकार के उद्योग धंधे विकसित हुए, और उन उद्योग धंधों के विकसित होने की वजह से नौकरियां मिली लोगों को, और इसी क्रम में लोगों के तबादले यानी ट्रांसफर्स का एक सिलसिला शुरू हुआ एक शहर से दूसरे शहर में जाने का। तो इससे क्या हुआ कि एक प्रदेश के खान पान की चीजें किसी दूसरे प्रदेश में पहुंच गई। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास के स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन या लंच बॉक्स खुलते हैं तो उनसे आप विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू महसूस कर सकते हैं। यानी जब लोगों का तबादला होता है, मान लीजिए कि कोई एक परिवार है जो कि उत्तर भारत में रहता है और उनका दक्षिण भारत के किसी प्रदेश में तबादला हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है, तो उनके घर का जो बच्चा होगा तो उसके टिफिन में जो खाना होगा वो उत्तर भारतीय भोजन होगा, उत्तर भारत के प्रदेशों में मिलने वाला भोजन होगा, और वो भोजन उसके विद्यालय में पढ़ने वाले जो अन्य दक्षिण भारतीय बच्चे हैं उनके टिफिन के भोजन से भिन्न होगा। इसी प्रकार अब अगर एक विद्यालय में अलग अलग प्रदेशों के परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं तो उनके टिफिन में भोजन में भी विविधता अपने आप ही या स्वतः ही पाई जाएगी। तो यही वो कहते हैं कि इससे हमारे भोजन में क्या हुआ है, विविधता बढ़ी है। आगे हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। तो आगे लेखक ने क्या लिखा है? लेखक ने चौथा सकारात्मक पक्ष यहाँ पर हमें बताया है कि अब क्या है कि जब विविध प्रकार के बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे तो उनके भोजन में विविधता पाई जाएगी और हमें विविध प्रकार के भोजन देखने को मिलेंगे, और इस प्रकार क्या होगा, खान पान से भी हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, और खान पान की इस नई विकसित होती संस्कृति से हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिलेंगे। यानी हमारे राष्ट्र में या हमारे देश में एकता बढ़ेगी, और ये एकता रूपी बीज अच्छी तरीके से तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान के अलावा दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। यानी उस प्रदेश विशेष की बोली, उनकी भाषा आदि को भी हम किसी न किसी रूप में जानेंगे। भोजन को तो हम जान रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और आपके साथ कोई ऐसा बच्चा पढ़ता है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों से है या उस तरफ से आया है, तो उसके भोजन में जो विविधता है वो तो आप जानेंगे। तो ये राष्ट्रीय एकता की भावना को भी बढ़ावा देगा, लेकिन कब देगा, जबकि हम उसके भोजन के साथ साथ उससे उसकी भाषा सीखें। आप अपनी भाषा उन बच्चों को सिखाएं और उनकी भाषा आप सीखें, या फिर उनकी वेशभूषा, उनकी
उनकी वाणी, इन सब चीजों से क्या होगा कि हम दूसरे प्रदेश के बारे में जानेंगे और वे हमारे प्रदेश के बारे में जानेंगे। और इस प्रकार क्या होगा कि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीयता की भावना जो है वो विकसित होगी। और इस राष्ट्रीय भावना के विकसित होने का प्रमुख एक कारण क्या होगा? भोजन होगा। आगे इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। तो लेखक आगे क्या लिखते हैं कि भोजन में जो विविधता हमें देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हमने पीछे बात करी, उस विविधता से एक तो राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित होगी अगर उस विविधता के साथ साथ हम दूसरे प्रदेशों की अन्य चीजें भी सीखें। और इसी के साथ साथ हमें क्या करना है कि दूसरे प्रदेशों की चीजें तो सीखनी है, उनके व्यंजनों का भी आनंद उठाना है, लेकिन अपने प्रदेश में मिलने वाले जो स्थानीय व्यंजन है, जिस स्थान पर हम रहते हैं वहां पर मिलने वाला जो स्थानीय भोजन है या जो वहां पर मिलने वाले स्थानीय व्यंजन है, उनका पुनरुद्धार भी जरूरी है। पुनरुद्धार करना मतलब उनको पुनः उनकी पुरानी स्थिति पर पहुंचाना भी जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये व्यंजन बाजारों से गायब होते जा रहे हैं, इन्हें एथनिक यानी पुराने जमाने का कहकर 5 सितारा होटल्स यानी बड़े बड़े होटल्स में इनका प्रचार किया जा रहा है। तो लेखक कहते हैं कि इनका मिलना केवल 5 सितारा होटलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन्हें हमारे बाजारों में आराम से उपलब्ध होना चाहिए। अच्छी तरीके से बनाई गई पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, जो ये सारे नाश्ते पुराने समय में बाजारों में आसानी से उपलब्ध होते थे, वो आज के समय में भी आसानी से मिलना चाहिए। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं? उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो लेखक यहाँ पर यही कहते हैं कि बाजारों में पुराने समय में मिलने वाले मौसमी सब्जी अर्थात किसी मौसम विशेष में मिलने वाली सब्जी से बनाए गए जो समोसे होते थे, वे भी अब देखने को नहीं मिलते। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि विशेषकर उत्तर भारत में मिलने वाले व्यंजनों की भी दुर्गति होती जा रही है, अर्थात उनकी संख्या भी कम होती जा रही है और वे भी धीरे धीरे बाजारों से गायब होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होने देना है। आगे लेखक लिखते हैं, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। तो लेखक यहाँ पर लिखते हैं कि उत्तर भारत में पुराने समय में गली मोहल्लों में जो व्यंजन आराम से मिल जाते थे या जो भी चीजें आम बाजारों में मिलती थी, अब उन्हें खास बाजारों में तलाशा जाता है, क्योंकि वे आसानी से अब मिलती नहीं। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्थानीय व्यंजन हैं जिन्हें हमने खाना या पसंद करना छोड़ दिया। क्यों? आधुनिक व्यंजनों की वजह से। या हमें ऐसा लगता था कि हमारे बाजारों में मिलने वाले वे स्थानीय व्यंजन जो है वो पुराने हैं और उनका जो स्वाद है वो इतना अच्छा नहीं, या वे हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, और या फिर हमें विदेशी व्यंजन ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करते थे, तो हमने अपने स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया, जो कि गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पश्चिम की नकल में हमने ऐसी बहुत सारी चीजें अपना ली हैं जो कि स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आगे वो लिखते हैं, हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रखती जाती हैं और उनका स्वाद गडमड होता रहता है। तो लेखक आगे क्या लिखते हैं कि ऐसा ही हो रहा है कि खान पान की इस मिश्रित संस्कृति की वजह से हम क्या होता है कि जो अपने वहाँ के भोजन है या किसी भी एक व्यंजन का विशेष स्वाद, अलग और असली स्वाद हम
ले ही नहीं पाते, क्योंकि अक्सर प्रीति भोज मतलब होता है रिसेप्शन या फिर शादी के बाद जो भोज दिया जाता है उसे प्रीति भोज कहा जाता है। तो प्रीति भोज के अवसर पर आप कहीं अगर प्रीति भोज में जाते हैं तो बहुत सारी डिशेस या बहुत सारे व्यंजन बना दिए जाते हैं, और एक साथ इतने सारे व्यंजन होते हैं कि लोग कोई एक भी व्यंजन ठीक से खा नहीं पाते और उन सभी व्यंजनों का स्वाद आपस में मिल जाता है। स्वाद गड़बड़ होता रहता है, अर्थात स्वाद जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाता है। आगे, खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। हम उनका प्रायः लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। तो लेखक यहाँ क्या बता रहे हैं कि खान पान की इस विकसित होती मिश्रित और विविध संस्कृति से हमें चीजों को चुनने का अवसर मिलता है, जिसे हम खो देते हैं, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे व्यंजन खा लेना चाहते हैं या हर प्रकार के व्यंजन का स्वाद एक ही साथ ले लेना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी विशेष व्यंजन का स्वाद दूसरे व्यंजन के स्वाद से मिल जाता है और हमें विशुद्ध रूप से उस व्यंजन का स्वाद पता ही नहीं चल पाता। तो लेखक कहते हैं कि इस मिश्रित विविध संस्कृति की वजह से हमें मौका मिलता है कि हमारे सामने इतने सारे व्यंजन हैं और हम अपनी मर्जी का कोई विशेष व्यंजन खाएं और उसका स्वाद लें, पर ये मौका हम अपने हाथ से गवा देते हैं या ये लाभ हम उठा नहीं पाते। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के व्यंजन ले लेते हैं और कई बार जो व्यंजन हम लेते हैं उनकी प्रकृति बिल्कुल ही विपरीत होती है। आगे, इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। इसीलिए लेखक अंत में लिखते हैं कि खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बन चुकी है और यही आगे के समय में धीरे धीरे विकसित भी होती जा रही है, तो इस विकसित होती मिश्रित विविध संस्कृति को हमें अलग अलग तरीके से जांचते रहना चाहिए। ये जांचते रहना चाहिए कि इस नई संस्कृति के अंतर्गत जो नए व्यंजन हमने शामिल किए हैं तो क्या वे हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं या नहीं, या फिर क्या हम किसी एक विशुद्ध व्यंजन का एक बार में पूर्णतया स्वाद ले पा रहे हैं या नहीं। इस प्रकार ये विविध संस्कृति हमारे लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकती है और हानिकारक भी। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस संस्कृति का लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं। तो आज के इस भाग में हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत में दिया गया यह सुंदर पाठ पढ़ा और अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अपने अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।